औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर के सदर मोहम्मद सलीम साहब, शुजाउर रहमान साहब, भीम सेना के मेरे भाई जनाब सीदर सालवे साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के मोअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, जनाब मौज़म खान साहब, तेलंगाना से आए हुए करीमनगर से अहमद साहब, महाराष्ट्र के दीगर मुकामात से तशरीफ़ लाए मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अज़ीज़ दोस्तों, नागपुर की सरज़मीन पर ये जलसे आम हो रहा है और मैं ये बात सबसे अहम समझता हूँ जिसका रास ताल्लुक़ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों का है। मैं ये बात का ज़िक्र यहाँ पर सबसे पहले करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी तरक्की से है, इसका ताल्लुक़ हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल से है। जो बात का ज़िक्र मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ उसका ताल्लुक़ हमसे इंसाफ से है और इंसाफ का तकाज़ा ये है कि महाराष्ट्र के उन मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए जिनको हिंदुस्तान के दस्तूर का आर्टिकल दफ़ा 15 और 16 के तहत रिज़र्वेशन दिया जा सकता है। मैं ये बात इसलिए ज़रूरी समझता हूँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र में मुसलमानों का समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी मौक़िफ़ देखेंगे तो इससे बात साफ ज़ाहिर हो जाएगी कि अगर महाराष्ट्र में मुसलमानों से अगर कोई इंसाफ करने की बात करता है, अगर कोई महाराष्ट्र में मुसलमानों से मोहब्बत का दावा करता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करें। रिज़र्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों को मिलना उनका बुनियादी हक़ है, उनका फंडामेंटल राइट है। अफ़सोस मुझे इस बात का है कि 15 साल यहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत रही और बार बार इस चीज़ का मुतालबा किया जाता रहा कि मुसलमानों को उनकी सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिज़र्वेशन दिया जाए, मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कुछ इक़दाम नहीं किया। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हवा उखड़ गई तो फ़ौरन उनको ख्याल आया कि अब मुसलमानों को हम रिज़र्वेशन देंगे, जबकि महाराष्ट्र की हुकूमत की माइनॉरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट उनके सामने थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उनके सामने थी, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट उनके सामने थी, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट थी, मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने की खातिर आधा काम किया। मैंने उस वक्त भी आवाम के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इस बात का मुतालबा किया था कि अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी अगर ईमानदारी से मुखलिस तरीक़े से काम करना चाहती है तो आर्डिनेंस को जारी कर पर उस पर इक्तफ़ा ना करे, बल्कि इस आर्डिनेंस को
असेंबली में लाया जाए और उसको एक बिल की शक्ल से एक एक्ट बना दिया जाए, मगर वो काम नहीं किया गया। और आज आप देखते हैं कि एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद हाई कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को जो चैलेंज किया गया था, जिसमें मुसलमानों के साथ वो मराठा रिजर्वेशन को भी शामिल था। मैं मराठा रिजर्वेशन के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर हमारा मुतालबा ये है कि मराठाओं का अगर रिजर्वेशन आप दे रहे हैं तो ज़रूर दीजिए, मगर मुसलमानों को आप उसको क्यों महरूम रखना चाहते। हाई कोर्ट में जब ऑर्डर दिया गया, इंटरिम ऑर्डर, तो हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर ये दिया कि मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, मगर मुसलमानों को दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि महाराष्ट्र में यहाँ पर 52% रिजर्वेशन है, मगर हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद 50% की लिमिट क्रॉस नहीं की जा सकती। मगर हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में ये कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सकता है। और लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर में कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, जिसकी बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सकता है, जो समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा है। क्या पूरे मुसलमानों को मिल रहा है? नहीं, वो 50 जातें मुसलमानों के दरमियान में आइडेंटिफाई की गई हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर हम स्टे नहीं दे सकते। मुसलमान समाजी तौर पर पसमानदा है, मुसलमान तालीमी तौर पर पसमानदा है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मगर मुझे ये अफसोस इस बात का है कि यही नागपुर के असेंबली सेशन में देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत ने मराठाओं को रिजर्वेशन देने के लिए बिल लाया और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए बिल नहीं लाती। अगर हम मुतालबा करते हैं कि हमको रिजर्वेशन क्यों मिले, अरे तुम्हारी रिपोर्ट मेरे सामने है और तुम्हारी रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आप तमाम के दरमियान में आपकी पसमानदगी का जिक्र करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान बड़ी कड़वी है। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कोई तनाज़ा या कंट्रोवर्शियल बात कर जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर मेरी जबान में अगर करवाहट है, अगर मेरी जबान के से निकले हुए अल्फाज को तुमको तकलीफ पहुंचती है, तो मैं तुमसे ये आज कह रहा हूं कि तुम मेरी तकलीफ को समझो। तुम मेरे सीने में जो तकलीफ है तुम उसको समझो। जो 65 साल से हमसे इंसाफ नहीं किया गया, मैं तुमको चाह रहा हूं कि तुम चंद मिनट के लिए मेरी तकलीफ को समझो। हमने 65 बरस नाइंसाफियों के दौर का सामना किया, तूफानों का सामना किया, मुकाबला किया, मगर हम कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही था कि हमसे इंसाफ करो। वो इंसाफ जिसका जिक्र हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे किया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 15 और 16 के तहत हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बताइए, रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? हम मजहब की बुनियाद पर हमको मत दो आप। मजहब की बुनियाद पर हरगिज हम नहीं मांग कर रहे हैं। हम इस बात पर मांग कर रहे हैं कि हम समाजी तौर पर, सोशली और एजुकेशनली हम बैकवर्ड हैं। कैसे बैकवर्ड हैं हम? ये आपकी महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, आज के इस जलसे में जो नौजवान यहां पर आए हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान दोस्तों, तुम मेरी इस बात को अपने जहनों में, अपने सीनों में उतार दो और हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों से पुकार कर कहो कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए रिजर्वेशन? इसलिए कि टाटा इंस्टीट्यूट का सर्वे है जो 2009 में, जिसका जिक्र महमूदुर रहमान कमेटी में किया गया। कितने मुसलमान अनपढ़ हैं महाराष्ट्र में? 21%, 20.8 मुसलमान इलिटरेट हैं। ये आपकी रिपोर्ट कह रही है।
प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे हमारे पढ़ते? सिर्फ 9.2। प्राइमरी, बिलो प्राइमरी में 9.2, प्राइमरी में 17.3, मिडिल स्कूल में 28.5, मिडिल स्कूल में 28.5 और सेकेंडरी स्कूल में आते आते 15% हो जाता है। हायर सेकेंडरी को आते आते 6.3 हो जाता है, और जब ग्रेजुएट का मामला आता तो सिर्फ 2.2 मुसलमान ग्रेजुएट होते। यह क्या नाइंसाफी नहीं है मेरे से? क्या यह नाइंसाफी नहीं है महाराष्ट्र के मुसलमानों से? इसका फैसला कौन करेगा? मैं तुम्हारी रिपोर्ट से कह रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब, मेरी जबान अगर कड़वी है तो क्यों कड़वी है? मेरी जबान से अगर निकले हुए अल्फाज से तुम्हारे सीनों को तकलीफ पहुंचती है, मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज को अगर तुम्हारी रातों की नींद हराम होती है, तो इसी नाइंसाफी की वजह से होती है कि मैं तालीम के मैदान में प्राइमरी में 17.3, मिडिल में 28.5 और सेकेंडरी में 15.2, हायर सेकेंडरी में 6.3, ग्रेजुएट में आते आते 2.2। ये क्या नाइंसाफी नहीं है? क्या इसकी बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? क्या ये आपकी रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव में खाली कितने मुसलमान हैं? 0.1। पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव में 0.1, ग्रेजुएट इन मेडिसिन में 0.03, और जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, आपकी महमूदुर रहमान कमेटी ये कहती है कि 2.2 जो मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उसमें 1.9% ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और कॉमर्स में, 0.5 साइंस इंजीनियरिंग में, और 0.1% पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते। क्या मेरा ख्वाब नहीं है कि मेरा बच्चा डिग्री हासिल करे? क्या हर मुसलमान बाप और माँ का ख्वाब नहीं है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने? क्या हर गरीब मुसलमान ये ख्वाब नहीं देख सकता कि उसका बच्चा इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट हो? क्या हर गरीब मुसलमान के घर में ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा रोड पर आवारा फिरने के बजाय स्कूल में पढ़े? क्या हर गरीब मुसलमान की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा 10th पास करे? क्या हर गरीब मुसलमान की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा इंटर पास करे? बताओ, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन एजुकेशन में मिल सकता। ये आपकी रिपोर्ट है और आप हमको देना नहीं चाहते। और फिर जब बात गुर्बत की आई, जब बात पावर्टी की आई, सच्चर कमेटी ने क्या कहा? पेज नंबर 159 और 160 पर मेरी तकरीर को पुलिस के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख लो इस जुमले को भी। पेज नंबर 159, 160 ऑफ सच्चर कमेटी, पावर्टी के ताल्लुक से, गुर्बत के ताल्लुक से क्या कहा कि महाराष्ट्र में कितनी गुर्बत है मुसलमानों में? 49% मुसलमान महाराष्ट्र के गुर्बत में हैं। और गुर्बत के माने यह है कि जो दिन में 20-25 रुपए भी नहीं कमा सकता। 49% है। लेटेस्ट सर्वे आपको बता रहा हूं, 49 नहीं है। महमूदुर रहमान कमेटी ने लिखा कि 85% मुसलमान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मेरा हाल करके रख दिए ये 15 साल में ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले। 15 साल हुकूमत करे, बाजा बजाए अपने इख्तिदार का, बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करे, और आज मुसलमानों के सफ़ों में पावर्टी 80-85% के दरमियान में पहुंच चुकी है। और आज कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कम्युनल है। असदुद्दीन ओवैसी कम्युनल है, अकबरुद्दीन ओवैसी कम्युनल है, मनलिस कम्युनल है। अरे बताओ, ठीक है थोड़ी देर के लिए
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कम्युनल मैं हूं, मैं मानता हूं, मगर अगर तुम दूध के धुले हुए हो तो फिर ये नाइंसाफी कैसे हमसे हुई? ये नाइंसाफी कैसे हमसे हुई? ये आपकी रिपोर्ट के फिगर्स में आपके सामने खोल खोल कर रखना हूं। क्या आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों, कितने परसेंटेज मुसलमानों के घरों में लैट्रीन है? क्या आपको मालूम कि नंदुरबार में 66% मुसलमानों के घर में लैट्रीन नहीं है? धुलिया में 92% मुसलमानों के घर में लैट्रीन नहीं है। यह इंसाफ है तुम्हारा? मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मेरे मुंह से निकला हुआ जुमला तुमको कड़वा लगता है तो क्यों लगता है? सुनो, तुम्हारी नाइंसाफी की दास्तानें आज बयान कर रहा हूं नागपुर की सरजमीन में, ताकि मेरी आवाज आरएसएस के हेडक्वार्टर तक पहुंचे और उनको भी मालूम हो कि मेरा जुमला क्या है। 92% मुसलमानों के पास धुलिया में टॉयलेट नहीं है। बुल्डाना में 78.9 मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं है। अमरावती 94% मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं है। बांद्रा में 34.3, नासिक में 80.7। क्या क्या बयान करूं तुम्हारे सामने, क्या क्या बयान करूं? पूना जैसा बड़ा शहर, इतना बड़ा शहर पूना, 91% मुसलमानों के पास घरों में टॉयलेट नहीं है, लैट्रीन नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं, मेरे भड़काऊ भाषण जिम्मेदार है। आज मेरी जबान को तुमको नफरत है मेरी जबान से, मगर थोड़ी देर के लिए सुनो कि जबान क्यों कड़वी हो गई। ये जबान कड़वी नहीं है, ये जबान हक को बयान करती है। ये जबान तुम्हारे सामने बैठकर चापलूसी नहीं कर सकती। ये जबान तुम्हारी सामने बैठकर तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं कर सकती। ये जबान हक को बयान करती आई है और इंशाअल्लाह ताला ये जबान हिंदुस्तान के हर उस जगह पर जाएगी तो हक को बयान करेगी। तुमको मेरी जबान पसंद नहीं है तो कान में रुई डालकर बैठ जाना, मगर मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं। मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं हक को बयान कर रहा हूं। और आप बोलते कि हमारे पास कितने मुसलमानों के घर में बाथरूम नहीं है। नंदुरबार में 66% मुसलमानों के पास बाथरूम नहीं है। धुलिया में 92। अगर कोई प्रेस के लोग बोल रहे हैं कहां से पढ़ रहे, मैं महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 116 से पढ़ रहा हूं। पढ़ लो आप, हमारे SBIB के लोग भी पढ़ लो। पेज नंबर के साथ कोटेशन दे रहा हूं आपको, झूठ नहीं बोलता हूं। लिख लो आप। अहमदनगर में 68.8 मुसलमानों के घरों में टॉयलेट नहीं है। गढ़चिरौली में 51% मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं है। अकोला में 66% मुसलमान के पास टॉयलेट नहीं है। अमरावती में 94.8 मुसलमानों के पास टॉयलेट नहीं। क्या इसकी बुनियाद पर हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? क्या ये सोशल बैकवर्डनेस नहीं है? ये सोशल बैकवर्डनेस की निशानियां। कितने घरों में, कितने कमरों में एक मुसलमान रहते हैं, देख लो पेज नंबर 117 पर। महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 117। क्या लिखे? नंदुरबार में अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में एक कमरे में मुसलमानों के 5 से 6 लोग रहते। क्या ये मेरी सोशल बैकवर्डनेस नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस साहब आपको और हमारा यकीनन हम मुखालिफत करेंगे बीजेपी की, मगर क्या आप इंसाफ भी नहीं करेंगे? आपकी हमारी मुखालिफत रहेगी, क्या आप इंसाफ भी नहीं करेंगे मुसलमानों से? आप तो इख्तिदार की बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्या आप मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते आप लोग, चाहे कांग्रेस राष्ट्रवादी हो या बीजेपी शिवसेना? तुमको मैं पसंद नहीं, ठीक है, तुम मुझे खत्म कर दो, मैं एक दिन खत्म होकर जाऊंगा, इस जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मगर इन गरीब मुसलमानों से तो इंसाफ करो, इनको तो इनका हक दे दो। आज
एक एक कमरे में 6-6, 5-5 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये सोशल बैकवर्डनेस नहीं है? क्या इसकी बुनियाद पर हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? पेज नंबर 110 पढ़ लो जाके रिपोर्ट महमूदुर रहमान की, जिसमें क्या कहा कि हमारे महाराष्ट्र में मुसलमान, कितने मुसलमानों के पास 1.5 करोड़ की आबादी, सिर्फ 35% मुसलमानों के पास पक्के घर है और 60% मुसलमान कच्चे घर में जिंदगी गुजारते हैं। क्या यह सोशल बैकवर्डनेस नहीं है? क्या हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? मैं इख्तिदार की कुर्सियों में बैठने वाले लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मुझसे इंसाफ नहीं करेंगे आप? आपकी हुकूमत बड़े बुलंद बांग दावे करती, 60.9% कच्चे घर में रहते हैं और रूरल इलाके में गांव के इलाकों में 80% मुसलमान कच्चे घर में रहते। ये मेरी नहीं है, आपकी रिपोर्ट है। इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि ये अवाम के सामने इस बात को रखूं और लोग खुद तय कर लें, ताकि जब अवाम में एक शऊर बेदार हो जाएगा, जब महाराष्ट्र के इस नागपुर के इस मैदान में बैठे हुए नौजवानों के सीनों में बात उतर जाएगी कि ये मेरी गुर्बत है, ये मुझसे नाइंसाफी की गई। अगर इस जलसे से अगर 5 लोग मेरी बात से मुत्तफिक होकर उठेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा आना यहां पर कामयाब हो गया। सिर्फ 5 लोग अगर मुत्तफिक होकर उठेंगे तो मैं समझूंगा कि नागपुर शहर में एक इनकलाब बर्पा होगा। मेरा यही मकसद है कि सिर्फ 5 के जहनों में मेरी बात उतर जाए, ताकि ये नंबर तुमको मालूम हो जाए जो तुमसे नाइंसाफी की गई। मेरे अजीज दोस्तों, पुलिस में कितने हमारा तनासुब है, मगर मेरे अजीज दोस्तों, अब खड़े होने का टाइम आ गया। बहुत बैठे रहे, बहुत सो गए, बहुत ख्वाब दिखाते रहे। अब उन ख्वाबों को हासिल करने का वक्त आया है। अपने इंसाफ के लिए लड़ने का वक्त आया है मेरे अजीज दोस्तों। और हम नहीं सो सकते, हम और अब बैठ नहीं सकते। याद रखो नौजवानों, अगर तुम उठकर अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे जमहूरी अंदाज में, तो आने वाली नस्ल जो 20 साल के बाद आएगी वो कहेगी कि अब्बा तुमने हमारे लिए क्या किया था। वो बच्चे तुमसे पूछेंगे अब्बा तुमने मेरे लिए क्या किया था। वो बच्ची तुम्हारे आंखों में आंख डालकर पूछेगी कि अब्बा अगर तुम 20 साल पहले इस हक के लिए लड़ते तो आज मैं डॉक्टर हो जाती। वो बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि अगर तुम आज लड़ोगे तो हमारे कच्चे घर नहीं होंगे, हमारे पक्के घर होंगे। अगर आज तुम जमहूरी अंदाज में उठकर हुकूमत से मुतालबा करोगे रिजर्वेशन का, तो यकीनन ये नाइंसाफियों के दौर का खात्मा हो सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, बताओ महाराष्ट्र की पुलिस में क्या आपका तनासुब है? 4% भी नहीं है आप। हम इख्तलाफ करेंगे जरूर, मगर किसी को अपनी जबान से गाली नहीं दे सकते। हम यकीनन इख्तलाफ करेंगे और अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी जबान दी है कि अगर हम अपनी जबान को इस्तेमाल करेंगे, हक को बयान करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमारी जबान को नहीं रोक सकेगी। आज महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स में सिर्फ 2 या 3 मुस्लिम IPS ऑफिसर, महाराष्ट्र में पूरे 2 या 3 मुस्लिम IAS ऑफिसर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? मैं तो नहीं हूं ना, मेरे भड़काऊ भाषण तो नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, जहां है हमारे को अभी 9 बजे तकरीर करने का टाइम है। पहले पुलिस वाले नोटिस देख गए सुबह सुबह मेरे को, नागपुर पहुंचते कि ACP साहब लव लेटर भिजा दिए। मैं दिल्ली से निकला 3 बजे रात को, प्लेन में बैठा, सुबह सुबह आया, एयरपोर्ट पे फजर पढ़ के पहुंचा था। सो जाऊंगा तो 1-2 घंटे के बाद बेचैनी शुरू हो गई। मैं बोला कुछ है, खुशबू आ रही मेरे को।
बोला ये कौन सी खुशबू आ रही? मैं बोला अरे ये तो पुलिस की खुशबू आ रही। जैसा दरवाजा खोला तो साहब बैठे थे। मैं बोला वेलकम, कहाँ साइन करना है बोलिए आप। बोले नहीं सर। मैं बिल्कुल, हम शुक्रगुजार हैं, पुलिस के परमिशन दी हमको उनसे शिकायत नहीं है, हमको हरगिज उनसे कभी शिकायत नहीं है, हम तो उनका हमेशा ताउन करते रहेंगे। मगर हम सिर्फ इतना ही बोल रहे कि सर अगर कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आए तो उनको भी लव लेटर देना, उनको भी 144(1) की नोटिस तो आप। मैं तो यूज्ड टू हो चुका हूं, मेरे को खुजली होती लेटर नहीं आया तो लेटर लेते कि मैं बोला अब जाके एक आधा घंटा सो सकता हूं मैं। आप पूछो सदर साहब को, बोला अब जा रहा हूं, नींद आ रही मेरे को अब। तो मेरे भाई 9 बजे ख़त्म करना है और जलसे के ख़त्म होने के बाद भी आपको पुरअमन तरीक़े से अपने अपने मुख्तलिफ मुकामात को जाना है। नागपुर का अमन इस जलसे से ज़्यादा अहम है। नागपुर का अमन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हमेशा बरकरार रखेगा। असदुद्दीन ओवैसी की कोई हैसियत नहीं है नागपुर के अमन के सामने। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था कि महाराष्ट्र में ये प्रिजन स्टैटिस्टिक्स है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 230, टेबल 11.3। कितने महाराष्ट्र में अंडर ट्रायल है मुसलमान, ये 2007 का फिगर आपको दे रहा हूं मैं। हमारी आबादी 11%। कितने बच्चे जेलों में हैं? 28% बच्चे हमारे जेलों में हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों, बीजेपी शिवसेना वालों, मैं कम्युनल हूं, ठीक है मैं कम्युनल हूं, आप तो सेकुलर है ना। हमारी आबादी 11% और जेलों में हम 28.3। ये हमको जेलों में क्यों डाले आप? अच्छा अगर 28.3 जेलों में है कितनों को सजा दिला रहे आप? सिर्फ 19% लोगों को सजा हो रही। तो ये 7% बच्चे जो रिहा होके निकल जा रहे, इसके लिए कितने लोगों को सस्पेंड कर रहे आप? मेरी जिंदगी खराब कर दी आप, मेरी जवानी बर्बाद कर दी आप। मेरी मां अपने बेटे की याद में आंखों में आंसू बहा बहा के अंधी हो गई। मेरा बाप मेरे जेल को जाने के सदमे से मर गया। मेरी बहन की शादी नहीं हुई इसलिए कि दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया गया। बताओ क्या ये नाइंसाफी है या नहीं है? मैं तुम्हारी रिपोर्ट से पूछ रहा हूं, मैं इंसाफ का मुतालबा कर रहा हूं। मेरी जबान अगर कड़वी है तो तुमने उसको कड़वी बनाया, तुमने मुझे बोलने पर मजबूर किया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नाइंसाफियों की वजह से हमको ये बात आवाम के दिलों में पहुंचाने की जरूरत है कि ये देखो ये इंसाफ हुआ, ये देखो ये हमसे इंसाफ हुआ। और मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारे दलित लीडर हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं इनके सामने भी कुछ बोलना चाहूंगा कि मुसलमान और दलितों का ड्रॉप आउट रेट आपको मालूम स्कूल में कब शुरू होता? मुसलमान और दलित का ड्रॉप आउट रेट स्कूल में 10 साल की उम्र से मुसलमान और दलित बच्चे स्कूल को छोड़ देते। क्यों छोड़ते? कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई है 4 महीने पहले। उस रिपोर्ट ने कहा कि 10 साल की उम्र से मुसलमान और दलित के बच्चे तालीम छोड़ना शुरू करते। क्यों छोड़ते? एक तो उनके माँ बाप को दिलचस्पी नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। 19% मुस्लिम और दलित माँ बाप को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने के लिए। ये हमारा काम है, हम मुसलमानों का, हम दलितों का काम है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। मगर उससे ज्यादा 30% जो हमारे बच्चे ड्रॉप आउट होते, क्यों होते? पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। कहां पैसे रहेंगे जब 80% गुर्बत में? ये कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है। अच्छा, हिंदू अपर कास्ट या हिंदू ओबीसी
कब ड्रॉप आउट रेट शुरू होता उनका? 11 साल से शुरू होता। हमारा 10 साल से, उनका 11 साल से। और मुसलमान और एससी का और ज्यादा ड्रॉप आउट रेट कब शुरू होता? 13 साल को आए तो भाग जाता स्कूल छोड़ के, जाता ही नहीं स्कूल को। बच्चियों का तो, दलित और मुस्लिम बच्चियों का तो बुरा हाल है। ये ड्रॉप आउट रेट की अहम वजह है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज द मेन रीजन फॉर मुस्लिम्स एंड दलित्स ड्रॉप आउट रेट। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है मेरे अजीज दोस्तों? ये हमारी तबाही और बर्बादी की दास्तान आपके सामने रखा हूं। अब मैं पूछना चाहूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर से। कल पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाब दे रहे थे प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर, तो ऐसा थाली मार मार के बोल रहे थे, देखे होंगे आप, मेरा भारत एक, मेरा मजहब कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा मजहब तिरंगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट, अगर आपकी हुकूमत का बेसिक टेनेंट ये कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप बोलो महाराष्ट्र के तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? कि मेरी तबाही और बर्बादी का एम्पिरिकल एविडेंस मैं आवाम के सामने रख रहा हूं। आपकी रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट है। तो अगर सबका साथ सबका विकास अगर होना है तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ये बहुत हो चुका, काना पक गए, अब मत बोलो इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत ठीक है, भारत को मजबूत होना चाहिए, मगर भारत कैसे मजबूत होगा प्राइम मिनिस्टर? अगर महाराष्ट्र की सरजमीन पर जोगड़ा के मुकाम पर 3-3 दलितों को गाजर मोली की तरह काट कर उनके जिस्मों को खेत में डाल दिया गया फर्टिलाइजर की तरह, तो कैसा भारत मजबूत होगा जब दलितों की जान और माल को नुकसान पहुंच रहा है? कौन सा दलित इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है? मैं गया था सही का मुकुंद सुनाने ने, एक मां रो रो कर कह रही थी कि मेरे बच्चे को, मेरी बहू को, मेरे पोतरे को जिस्मों के 3-3 टुकड़े कर कर 2 एकड़ जमीन में जिस तरह फर्टिलाइजर फेंकते जिस्म के टुकड़ों को फेंक दिया गया। किसने किया? सबका साथ सबका विकास अगर आप सोच रखते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो आपको चाहिए कि आप महाराष्ट्र में ये इन जुल्मों का खात्मा करें। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। सबका साथ सबका विकास की अगर आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपका मजहब इंडिया फर्स्ट है, अगर आप कहते हैं कि आपकी किताब सावरकर की लिखी हुई किताब नहीं है, अगर आप कहते हैं कि आपकी किताब गोलवालकर की लिखी हुई बंच ऑफ थॉट्स नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपसे पुकार पुकार कर कह रही है कि इंसाफ करो। जबान से अल्फाज दोहरा देना बहुत आसान है। आज आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो इंसाफ करो। आप, कौन रोक रहा आपको? आप एक टेलीफोन कॉल करके बोलो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को कि मैंने सुना कि एक दीवाना असदुद्दीन बहुत बोल रहा था। ठीक है, आपको मुझसे नफरत हो सकती है, होगी, मगर मैं जो कुछ भी कह रहा हूं अगर वो नाइंसाफी या गलत है तो उसका कबूल मत करो आप, मगर हमसे इंसाफ करो। आज कल पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, मेरा मजहब इंडिया फर्स्ट, मेरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा झंडा तिरंगा अच्छा लगा, मगर वहीं पर दिल में सवाल आता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर ये बात सच है तो फिर छत्तीसगढ़ में आपकी हुकूमत ने ये क्यों कानून में तब्दीली पैदा कर दी कि गवर्नमेंट सर्वेंट भी आरएसएस का मेंबर हो सकता है?
अब तक ये कानून नहीं बदला था, तो क्या आपकी हुकूमत ये कहेगी कि मुसलमानों में भी कई तंजीमें हैं जो कल्चरली काम कर रही हैं, क्या वो भी लिखेंगे कि उनको भी इजाजत मिलेगी? कहां जा रहा है मुल्क मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप सबका साथ, सबका विकास, इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे, लोग हरामजादे रामजादे की बात कर रहे। आप इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे। उत्तर प्रदेश, जिस रियासत से हमारे प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुशीनगर एक इलाका है जहां पर 150 मुसलमान अपने घर छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि हिंदू वाहिनी के लोग कुछ कर सकते। ये मेरे अल्फाज नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। घर वापसी किसकी घर वापसी होगी? किसकी घर वापसी होगी? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप बताइए। आपने 17-18 फरवरी को बयान दिया, ईसाइयों के सामने कहा कि हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो आप ही के आइडियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल आपके गुरु जो हैं, जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने एक खातून के बारे में कहा जिसको नोबेल इनाम मिला था। सच कौन बोल रहा है? फिर आप सच बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। किसको माने हम? किसकी बात में सच्चाई है? कौन हमसे कह सकता है कि जो हिंदुस्तान में हिंदू नहीं है वो चोरी का सामान है? वो पलट के आ जाए? नहीं आएंगे पलट के हम। क्यों आएंगे पलट के हम? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, और दुनिया की कोई ताकत किसी हिंदू को मजबूर नहीं कर सकती अपना मजहब छोड़ने के लिए। दुनिया की कोई ताकत एक गयूर और एक तौहीद परस्त मुसलमान को मजबूर नहीं कर सकती कि वो तौहीद को छोड़कर शिर्क को अपना ले। दुनिया की कोई ताकत किसी दलित को मजबूर नहीं कर सकती कि बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर किसी और को अपना नेता माने। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर कल बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, परेशान नजर आ रहे थे। अजीब बात है कि एक हिंदुस्तान के अजीम ओहदे पर फायज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कल पार्लियामेंट में कह दिया कि दिल्ली तो हमारे, मगर राजस्थान का बल्दिया इलेक्शन जीत गए, मध्य प्रदेश का म्युनिसिपल इलेक्शन जीत गए, पंजाब का जीत गए। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर म्युनिसिपल इलेक्शन की कामयाबी का जिम्मा ले रहा। वाह, वेरी गुड, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कहां? अच्छे दिन 15 लाख कहां है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? 2019 आज 4 साले करो हुकूमत आप, मगर 2019 में जब आप जाएंगे तो हर गरीब हिंदुस्तान का पुकार कर पूछेगा, अब की बार 15 लाख, अब की बार 15 लाख। कहां है 15 लाख? किधर गए 15 लाख? कब आएंगे 15 लाख? कब आएंगे मेरे अच्छे दिन? एक गरीब पूछ रहा है कि बारिश में भी भीगता है, धूप में भी ठहरता है, सर्दी में भी परेशान होता। वो गरीब सोचा कि अरे 15 लाख आएंगे जी, इसको वोट डालते। अब वो गरीब सोच रहा अब आते, जब आते तो प्राइम मिनिस्टर बोल दिए 15 लाख तो दूर की बात, पहले अकाउंट तो खोल लो। प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, अकाउंट तो खोल लिया। अकाउंट में क्या बोल रहे? मरे तो 2 लाख मिलते गते। अरे मैं क्यों मरूंगा? मरने से पहले मुझे मिलना चाहिए। मैं जिंदा रहना चाह रहा हूं, मेरे सामने मेरे कर्जों को देना चाह रहा हूं। आज विदर्भा की सरजमीन पर मेरे अजीज दोस्तों, विदर्भा में आपको पानी गिरे तो तकलीफ तो नहीं हो रही ना? थोड़ा भीगने तैयार है? ओके, वेरी गुड, मैं भी भीगने तैयार हूं।
अच्छी बारिश हो रही। हम हमारे पुलिस, सुनो भाई, हम हमारे पुलिस के लोगों से बोल रहे, अगर आप पूरे विदर्भा में जलसा कराएंगे, यहाँ सूखा खत्म हो जाता, देखो बारिश होते रहेंगी। आप परमिशन दो प्लीज हमको, अमरावती में दो, अकोला में दो, हम जिम्मा लेंगे, अल्लाह से भीख मांगेंगे, परवरदिगार हम तेरे दरबार में हाथ उठा रहे, तेरा जिक्र हो रहा, तू बारिश को नाजिल कर। आप जलसे हमारे दो भाई, बारिश तो होती। देखो बेचारे कितने किसान खुदकुशी कर गए विदर्भा रीजन में। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं पुलिस वालों को, परमिशन दो, बारिश विल कम, प्लीज गिव अस परमिशन, with conditions no problem, with love letter no problem, but give us permission for expression, for defiance, but give us permission। हिंदुस्तान की जमहूरियत में अगर मुसलमान और दलित अपनी जबान से अपने गम का इजहार नहीं करेगा तो जमहूरियत कैसी जमहूरियत होगी? जमहूरियत उसी वक्त कामयाब होगी जब कोई खड़े होकर अपने जज्बात को, अपने मुसीबत को, अपनी तकलीफ को, अपने मसाइल को अवाम के सामने रखेगा। और मेरे अजीज दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं सही बोल रहा हूं मैं। आप YouTube देखना जाके, YouTube मालूम ना, YouTube में जाके देखो आप। श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के प्रेसिडेंट खड़े हुए थे। टेलीप्रॉम्प्टर पर प्राइम मिनिस्टर अपने अंदाज में अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि आई वेलकम मिस्टर सेन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि MRS सेन। मैं बोला ये क्या है? तो मालूम हुआ वो MRS नहीं था, मिसिस था वो। यू आर माई प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। आप जाके देखो YouTube में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखना YouTube में, देख के बोलना हो सही बोले थे। अगर झूठ बोले तो केस बुक करो, पुलिस वालों को जाके बोलो भड़काऊ भाषण दिए, लगाओ। 121 इंडिया से वेजिंग वार करे थे इन्हों, क्योंकि इन्हों मोदी के खिलाफ बोले, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोले तो 121। मैं आपका थैंकफुल हूं, 420 तो नहीं लगाए मेरे को आप। क्या बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हुआ, हम 2 MLA अल्लाह के फजल करम से कामयाब हुए। हमारे बाज उम्मीदवार सेकंड आए, बाज थर्ड आए। 5,24,000 वोट हमको आए। तो कांग्रेस राष्ट्रवादी बोले ये देखो बीजेपी से मिल गए इन्हों। शरद पवार साहिब बोले कि RSS से मिले वे। पवार साहब बोले इन्हों RSS को बोलती, RSS इनको बोलती, इसलिए मजलिस मिली भी है। पवार साहिब, एक बात बताओ आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर में बोले मैं नहीं जानता था शरद पवार साहब का नाम, मैं समझता था शरद पवार साहिब है, मगर मोदी साहब ये बोले शरद राव शरद राव शरद राव। इतनी प्यार मोहब्बत है आपको उनसे, और इतनी मोहब्बत है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो महीने में 2 मरतबा शरद राव से फोन से बात करता था, तो 10 साल में 50 मरतबा आपकी बातचीत हुई। क्या बात कर रहे आप? मौसम की तो नहीं बात करे होंगे, क्रिकेट की तो नहीं बात करे होंगे।
हमको बोलते आप। याद रखो, तुम जो बोलोगे इसका जवाब दूंगा मैं अब खामोश बैठने वाला नहीं हूं। मेरी जबान अब रुकेगी नहीं, मेरी जबान को मेरी मौत ही बंद कर सकती। मैं जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, और जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी बोलता रहूंगा। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जब इस जिस्म से रूह निकलेगी तो कलमा नसीब हो जाए, बस उस वक्त भी बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस वाले बोलते कि इन्होंने पैसे ले लिए। अच्छा, मैं पैसे लिया, आप कितना दिए थे मेरे को पार्लियामेंट इलेक्शन में? नागपुर से विलास मुतिवर साहब को मैं हराया, मैं हराया, आपको बोला मैं। उन्होंने अच्छा गाना गाते बहुत, मेरे को मालूम। मैं तो कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, तो मिस्टर गडकरी कैसा कामयाब हो गए? क्या मैं वहां से उड़ के आके बोला तुम्हारे को डालो, उनको डालो? नहीं, आप पैसे लिए। कितने? तो पार्लियामेंट इलेक्शन में कितना दिए थे आप? अरे याद रखो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला मुझे अब तक बचा कर रखा है। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा बस भरोसा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला मुझे इन तमाम चीजों से बचा कर रखेगा। दौलत की अहमियत नहीं है, याद रखो, इज्जत मुझे प्यारी है, और मेरी इज्जत नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई है और इन गरीब लोगों के लिए दी गई है। इन मजलूमों के लिए अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर रखा कि मैं इनके लिए आवाज बनूं, इनके लिए लड़ूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो इज्जत और मुकाम असदुद्दीन ओवैसी को तूने दिया, इस जमात को दिया, इस जमात के लोगों को दिया।